सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे होगे और सेफ होगे। सो यार, हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, क्लास 9th का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इस पे मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है। उसके बाद मैंने आपको मिक्सचर और सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज बता दिया। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन मैंने बता दिया ना। अब हमारा ये जो 4th लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंपोनेंट, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, वी नो दैट 2 और मोर कंपोनेंट्स मिलके एक मिक्सचर बनता है। 1 से 2 से ज़्यादा कंपोनेंट जब मिलते हैं, 2 से ज़्यादा मैटर्स मिलते हैं, तब हमारा मिक्सचर बनता है। तो यार, जब वो मिक्सचर रेडी हो गया, फिर देन अपन उस कंपोनेंट्स को अलग कैसे करें, उनके कौन कौन से मेथड है, अपन वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इट मींस हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर, उसके प्रोसेस को अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। टोटल 7-8 प्रोसेस है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 जो प्रोसेस है हमेशा एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट में आई जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9th का साइंस का 2nd चैप्टर है, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है। गाइस देखो यार, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट करो। EDUGROWN edugrown.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप इस चैप्टर के फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स को पढ़ सकते हो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, NCERT सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर एक चीज़ अवेलेबल है। नाउ चेकआउट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे। टोटल 8 मेथड पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक से। इंक से जो इंक में जो कलर कंपोनेंट होता है, जिसे अपन डाई कहते हैं, उसे अलग कैसे करें किसी इंक से। सबसे पहला प्रोसेस यही है। तो यार, पहले अपन थोड़ा सा इंक को समझते हैं, देन अपन डाई को समझेंगे, फिर अपन सेपरेटिंग समझेंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए खोलता हूं मैं। चलिए पहले इंक को समझते हैं। तो यार देखो, आपके पेन में जो लीड लगी रहती है ना, पेन में जो लीड रहती है इस तरीके की है ना, आप यहां से लिखते हो, है ना। तो इसमें जो लीड रहती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या फिल रहता है, उसके अंदर इंक फिल रहता है। इंक फिल रहता है। वो इंक किस चीज से बना होता है, उस इंक में एक तो वाटर रहता है थोड़े बहुत, और उसमें डाई होता है। डाई क्या होता है, डाई इज ए कलर कंपोनेंट, है ना। डाई ब्लू, आपका जो इंक है वो रेड कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा, वो बताता है कि वो डाई किस कलर का होगा। डाई जिस कलर का होगा उसी कलर का इंक होगा। क्यों? क्योंकि डाई में हमने वाटर मिलाकर इंक रेडी किया। डाई बहुत ज्यादा क्या विस्कस होता है, बहुत ज्यादा मतलब विस्कस टाइप का रहता है, चिपचिप ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा चिपचिपा टाइप का रहता है। ठीक है, तो यार अपन डायरेक्ट डाई को अगर अपन इसमें डाल लेंगे ना बहुत, तो अपन चला ही नहीं पाएंगे, पेन चलेगा ही नहीं, इतना ज्यादा वो विस्कस रहता है। ठीक है, तो अपन उसमें तो क्या करते हैं, उसकी विस्कोसिटी कम करने के लिए अपन थोड़ा पानी मिला के रखते हैं, है ना। तो ये हो गया ना। हमें पता है जो इंक है उसमें वाटर है और डाई है, हमें इंक में से डाई को अलग करना है। तो कैसे करें, क्या प्रोसेस है? तो यार यहाँ पे देखो, इसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपन कहते हैं इवापोरेशन मेथड। ठीक है, इवापोरेशन जो मेथड है, इस मेथड की हेल्प से अपन ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, इवापोरेशन मेथड की हेल्प से हम ये चीज कर सकते हैं। कैसे? हमने एक स्टैंड लिया, स्टैंड के नीचे बर्नर लगाया, बर्नर के ऊपर एक बीकर लिया, बीकर में हमने पानी रखा, उसके ऊपर एक हमने वॉच ग्लास लिया जो चीनी मिट्टी का बना रहता है। आपके घर में जो चाय पीने वाला रहता है ना कप, उसी मिट्टी से बना रहता है, चीनी मिट्टी जिसे कहते हैं अपन, चाइनीज मड, है ना। तो ये वॉच ग्लास रखे और उस वॉच ग्लास में हमने कुछ इंक के, कुछ पेन से जो इंक है ना, उस इंक के कुछ ड्रॉप को हमने डाल दिया, है ना।
कुछ ड्रॉप को डाल दिया और हमने हीट देना चालू। हीट होने से क्या हुआ, पानी गर्म हुआ। पानी के गर्म होने से जो वेपर है, पानी गर्म हुआ तो उसमें से वेपर निकला पानी का, दैट इज स्टीम। वो स्टीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो स्टीम जो है वो वॉच ग्लास को गर्म करता है। और वॉच ग्लास के अंदर रखा हुआ इंक, तो इंक भी गर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक में से सारा का सारा जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर की तरफ उड़ जाता है, बाहर की तरफ उड़ जाता है। और बच क्या जाएगा, सिर्फ आपका डाई बच जाएगा। जो रेसिड्यू बचेगा वो आपका डाई होगा। ठीक है, जो रेसिड्यूज बचेंगे वो आपका डाई कहलाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि पुट अ वॉच ग्लास ऑन अ माउथ ऑफ अ बीकर एज सोन इन द फिगर, पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। बीकर को हीटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि यार अपन ने बीकर लगाया, पानी लगाया, ऐसा क्यों किया सर, अपन डायरेक्ट हीट कर देते यार, है ना। तो देखो डायरेक्ट हीट करने से क्या होगा, यू विल सी दैट इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। ये जो आपको इवापोरेशन दिख रहा है, पहले इवापोरेशन में समझा चुका हूं पहले चैप्टर में। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चा लोग। ठीक है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन थोड़ा समझ लो इस चीज को भी, और मैं इधर लिखता हूं इवापोरेशन, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वेपोराइजेशन, वाटर की बात करें तो वाटर का वेपोराइजेशन स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म, इतना गर्म हो जाता है, देन आपका वेपोराइजेशन स्टार्ट होता है। बट इवापोरेशन की बात करें तो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तब भी आपका इवापोरेशन होता रहेगा, है ना। क्योंकि अगर अपन डायरेक्ट हीट करें, अगर इंक को डायरेक्ट हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो टेम्परेचर उसका 100 डिग्री से हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए या इससे भी ऊपर चला जाए, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा इंक जो है वो जल जाएगा, कार्बन पूरा काला हो जाएगा, आपका वॉच ग्लास जल जाएगा, है ना। तो मुझे जलाना नहीं है, ठीक है, जल जाएगा तो डाई भी जल जाएगा, वाटर तो जल ही जाएगा, मुझे सिर्फ अलग करना है। तो अपन क्या इवापोरेशन करते हैं ताकि कम टेम्परेचर में भी, यानी 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आपका जो भी इंक के अंदर पानी होगा ये उड़ जाएगा, बच जाएगा आपका सिर्फ डाई। ठीक है, यही रीजन है अपन डायरेक्ट इसको हीट ना करके हम वाटर की हेल्प से इसको हीट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवापोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी फर्दर चेंज ऑफ द वॉच ग्लास। Now we will observe that the water get evaporated from the watch glass and the residue left in the watch glass, this residue is the color component dye. ठीक है, and in this way evaporation can use to obtain volatile component from its solution. ठीक है, तो इवापोरेशन की हेल्प से आप इंक में से डाई को अलग कर सकते हो। तो पहला सेपरेटिंग प्रोसेस हमारा यही हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड प्रोसेस पे। नाउ जो सेकेंड प्रोसेस है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क में से क्रीम को अलग करना है, तो यार अपन कौन सा प्रोसेस यूज करें, उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो देखो यार, सेंट्रीफ्यूगेशन, उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, घर में मम्मी को देखे होगे ना, क्रीम निकालते हुए मिल्क से, फिर उस क्रीम को बर्न करके उससे घी निकालते हैं। पूछना जाके मम्मी से, बताएंगी वो किस तरीके से मिल्क को रोज थोड़ा थोड़ा उसमें से क्रीम निकाल के इकट्ठा करती हैं मम्मी लोग, फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राइंडिंग करने की वजह से जो घी, जिससे बनने वाला घी वाला जो क्रीम है ऊपर आ जाता है, उस क्रीम को फिर मट्ठा अलग हो जाता है ना, और क्रीम अलग हो जाता है, फिर उस क्रीम को हीट करते हैं तो हीट होते वो घी बन जाता है ना। दैट इज द प्रोसेस। अपनी मम्मी से पूछना, वो ज़्यादा अच्छे से बता देंगी। ठीक है, सो यार अगर मिल्क में से क्रीम को अलग करना है तो यार क्या प्रोसेस है, अपन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, जरा सा इसको समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है। देखो यार, सेंट्रीफ्यूगेशन, दो तरीके का फोर्स फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। फिजिक्स में हम लोग दो तरीके का फोर्स पढ़ते हैं, ये आप लोग को याद होगा। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपीटल, ये दोनों फोर्स पता है क्या होता है, नहीं पता, भूल गए, चलो मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये सेंटर है, ये किसी भी चीज़ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है या किसी भी चीज़ का। तो अगर कोई यहाँ ये कोई बॉडी है ना, ये कोई मान लीजिए सैटेलाइट, ये कोई बॉडी है, तो अगर सेंटर की ओर लग रहा है कोई फोर्स, देन इसे अपन सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। और सेंटर से बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूग, मतलब दूरभाग, फ्यूगल फोर्स कहते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, हम मिल्क क्रीम को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम चैम्बर लेते हैं, इस तरीके का चैम्बर होता है ना, इस तरीके का जार बोल लिया जाए, इसमें अपन ने मिल्क डाल दिया, यहाँ पे अपन लगाते हैं एक रोटर, है ना, इसमें मोटर लगा रहता है, ये हो गया आपका मोटर, ये हो गया मोटर, ये बेस है ना, ये शाफ्ट, ये आपका चैम्बर है ना। अब क्या करना है, इसमें मिल्क डाल दो, सारा मिल्क डाल दो, सारा मिल्क डाल दो, मिल्क डाल दो, उसके बाद क्या करो, अपने मोटर को स्टार्ट कर दो। जैसे आप मोटर को स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये रोटेट होगा, है ना, एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से रोटेट होगा। रोटेट होने से क्या होगा, मिल्क के अंदर का जो भी हल्का पार्टिकल है, जो भी लाइक क्रीम जो है वो बाकी मिल्क के अंदर जो बाकी कंपोनेंट है उससे बहुत ज़्यादा लाइट होता है। सो जो लाइटर कंपोनेंट है वो कहाँ, सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। क्यों भाई सेंटर पे रहेगा, लाइटर जो आ नहीं जाएगा एक्चुअली, वो तो यहीं सेंटर पे ही रहेगा, ये कहीं दूर जाएगा ही नहीं। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं मिल्क के अंदर, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, वो किधर की ओर चले जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है, सेंटर से दूर जाएंगे और जाकर इस तरफ में जाकर इस तरीके साइड में चिपके रहेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो देखो पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल है उसका मास ज्यादा होगा, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा फोर्स का। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो यार जिसका मास ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो जो हैवी पार्टिकल है उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, दैट इज सेंटर से बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ज्यादा लगेगा हैवी पार्टिकल पे, इसलिए वो बाहर की तरफ चला जाएगा, और जो लाइट पार्टिकल है वो सेंटर पे ही रह जाएंगे। और फिर जैसे मशीन को बंद करोगे तो पार्टिकल जो लाइट है, लाइट होने की वजह से वो पार्टिकल क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, और जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे पूरे इसमें फैल के इकट्ठा हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। अब इस फिगर को देखो, तो जो लाइट पार्टिकल हैं वो सारे के सारे देखो यहाँ पे ऊपर में आ गया, और हैवी पार्टिकल नीचे ही रह गया। अब आप किसी भी कप या किसी भी दूसरे यूटेंसिल की हेल्प से ऊपर की क्रीम को आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी के हेल्प से अपन किसी भी मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज, यही चीज जो मैंने आपको बताया, ये लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द suspended particle of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at high speed in a centrifuge machine। तो आप देख सकते हो ये centrifuge machine है ना। The milk is put in a closed container in big centrifuge machine. When centrifuge machine is switched on, the milk rotate at very high speed in a container. Due to this process, milk separate into cream and skimmed milk. The cream being lighter floats over the skimmed milk. Okay, the principle is that the denser particle, the heavy particle are forced to the bottom and the lighter particle stay top when spun rapidly, top पे आ जाएगा like that, है ना। तो यही था हमारा ऊपर में जो हल्का पार्टिकल है that is cream, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन और कहाँ यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और कहाँ यूज करते हैं, तो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज द आउट वाटर ऑफ द वेट। अब क्या होता है, वॉशिंग मशीन भी घूमता है ना, अगर आपको पता होगा, आपका वॉशिंग मशीन भी क्या होता है, उसमें जब कपड़ा डालते हो सुखाने के लिए, है ना, आप देखना जो हॉट चैम्बर होता है उसमें कपड़ा डालते हो, सूख जाता है। क्यों सूखता है यार कपड़ा, क्यों सूखता है, तो आपने अपना आपका जो क्लॉथ्स है, आपका जो क्लॉथ है आपने किस में डाला, आपने एक हॉट चैम्बर में डाला, जिसमें इस तरीके से देखोगे होल रहते हैं इसके अंदर, है ना, इसके अंदर होल रहता है, और ये जो है मोटर से कनेक्ट रहता है। मोटर जब रोटेट करता है तो ये भी रोटेट होता है। अब क्या होता है, जब आपका ये रोटेट होता है तो आपके कपड़े में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भारी होते हैं, वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो भारी होने की वजह से, उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लगने वाला फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े में से जितने भी हैवी पार्टिकल हैं वाटर के, वो इस होल की वजह से, कंटेनर के होल की वजह से बाहर की तरफ आ जाते हैं, और वो एक दूसरे कंटेनर में इकट्ठा होकर आपके वॉशिंग मशीन से बाहर की ओर निकलते हैं। तो ये देखो कपड़ा सुखाने के लिए भी काम आता है ये मेथड। अब देखो ब्लड कि आप एक और मशीन देखोगे, कभी लैब ब्लड टेस्ट कराने अगर जाते हो ना, ब्लड टेस्ट कराने कभी गए हो तो देखना वो ब्लड लेकर करते क्या है, वो किस तरीके से आप बताते हैं कि यार आपका ब्लड में टाइफाइड हुआ है कि आपको क्या हुआ है ना, पैटलेट्स वगैरह क्या है भाई ब्लड का, ये कैसे बताते हैं। वो क्या करते हैं, आपके ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, इस तरीके के टेस्ट ट्यूब में आपके ब्लड्स को इस तरीके से ले लेते हैं,
ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उनके पास एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है ना, इस तरीके की सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, और उसमें क्या इस तरीके के उसमें होल्स रहते हैं, खूब सारे कंटेनर रखने का जगह होता है ना, इस तरीके का कंटेनर रखने का जगह होता है। वो क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को किसी एक में रख देते हैं, ऊपर से फिर इसको ढक देते हैं, है ना, ढकने के बाद अपनी मशीन को चालू कर देते हैं। तो ये बहुत तेजी से रोटेट होता है। रोटेट होने की वजह से क्या होता है, जब ये 5 मिनट तक या 10 मिनट तक इसको रोटेट करने देते हैं, फिर निकालते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में उनको क्या दिखता है, जो ब्लड है वो नीचे, जो ब्लड के हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो हल्के पार्टिकल है वो थोड़ा ऊपर, और हल्के पार्टिकल ऊपर। इस तरीके से जो ब्लड है वो आपके 2-3 अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, यानी लिपिड अलग हो जाता है, प्लास्टाइड्स अलग होता है, आपके ब्लड का जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाता है। तो ये जो उनके काम का है उसको लेकर उसमें टेस्ट करते हैं उसकी, और उसकी टेस्ट की हेल्प से आपको बता देते हैं कि आपके ब्लड में क्या प्रॉब्लम है। इसमें ब्लड के जो कंपोनेंट्स इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो इसी ये कुछ प्रोसेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको भूलना मत, याद रखना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ओके, तीसरा प्रोसेस क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड में से जो लिक्विड है उनको कैसे अलग किया जाए। सबसे पहले समझो कि यार ये इमिसिबल लिक्विड क्या होता है। तो देखो, सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड इज डन सिंपली यूजिंग द सेपरेटिंग फनल, एक मेथड है, उसकी वजह से, उसकी हेल्प से अपन इसको अलग करते हैं। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है बच्चा लोग, ऐसे लिक्विड जो आपस में कभी मिल ही नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल, वाटर एंड ऑयल। अपने घर में क्या करना है, एक कप लेना, उसमें वाटर डालना, उसमें फिर घर में जो किचन में जो ऑयल यूज करते हो ना उसको डालना, तो देखोगे क्या, ऑयल का एक अलग लेयर होगा, वाटर का एक अलग लेयर होगा, है ना। वो ऐसे लिक्विड्स को अपन इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो यार इनको कैसे अलग किया जाए, तो यार इनको अलग करने के लिए हम कुछ नहीं, सेपरेटिंग फनल का हेल्प लेते हैं और आराम से इसमें अलग कर लेते हैं। कैसे यार, ये फिगर देखो, ये एक सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरीके का दिखा रहता है, नीचे क्या स्टॉप कॉक लगा रहता है, इससे क्या, इसको अपन खोल के लिक्विड का फ्लो कराते हैं, है ना। अब ये देखो, मैंने इसमें डाल दिया, नीचे में पानी है और इसमें क्या है, ऊपर में आपको केरोसिन ऑयल और वाटर का करोगे तो केरोसिन ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, अलग अलग रहेगा, देखो इनके बीच में बाउंड्री है। अब क्या कर, मुझे अलग करना है, पानी को अलग करना है, केरोसिन को अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे से स्टॉप कॉक को ओपन करूंगा, धीरे से स्टॉप कॉक को ओपन करूंगा, और यहां से क्या होगा, पानी नीचे की तरफ आने लगेगा, है ना। हम जाने देंगे, जैसे जैसे जाने देंगे, जैसे जैसे पानी यहां से खत्म हुआ, अपन तुरंत स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो बस यहाँ कंटेनर में हमारा वाटर इकट्ठा हो जाएगा और इसमें हमारा बच जाएगा ऑयल। बस यही तो था प्रोसेस यार। डायरेक्ट सेपरेटिंग फनल की हेल्प से अपन इमिसिबल लिक्विड को बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं, है ना। अब देख लो, यहाँ पे पूरा यही चीज जो मैं समझाया हूँ वो लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। नाउ एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर में से आयरन को अलग करने के लिए, देखो जमीन से हम जो ओर निकालते हैं, जमीन से हम गड्ढा करके जो ओर्स निकालते हैं ना, वो ओर्स के अंदर काफ़ी सारे मिट्टी, मड होता है, ठीक है। उस ओर्स में सैंड होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कॉपर हो गया, मान लीजिए उसमें कुछ आयरन हो गया। तो अपन क्या करते हैं, इसी तरीके से पहले सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालकर अलग अलग कुछ चीज़ें अलग करते हैं। उसके बाद फिर अपन इस मेथड से फिर जब ओर में कुछ ही चीज़ें बचती हैं, फिर इस मेथड की हेल्प से आयरन हैवी होता है तो नीचे चला जाता है, तो फिर अपन स्टॉप को खोल के आयरन को गिरा लेते हैं नीचे। इस तरीके से आयरन अलग हो जाता है और बाकी के ओर्स के कंपोनेंट वो इसी ट्यूब में रह जाते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछ सकते हो, सर कैरोसिन ऊपर है, वाटर नीचे है, बट हमने घर में क्या किया, पानी लिया और उसमें सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल को डाला, तो सनफ्लावर ऑयल क्या हुआ, हमारा अंदर चला गया, पानी ऊपर आ गया। ऐसा क्यों हो गया सर? यार वो डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, जिसकी डेंसिटी, जिस ऑयल की या जिस भी लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगी। अगर देखो यहाँ पे कैरोसिन की जो डेंसिटी है एज कंपेयर टू वाटर वो कम है ना, इसलिए कैरोसिन ऊपर आ गया है और वाटर नीचे चला गया है ना। इसी तरीके से आप बाकी ऑयल्स का भी देख लेना। चलिए अगला प्रोसेस चलते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को किस तरीके से अलग कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो यार इसका प्रोसेस क्या, ये देखो हम क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं। We can separate the mixture of ammonium chloride and salt through sublimation process.
सब्लिमेशन याद है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, है ना, इसी को अपन सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, सब्लिमेशन, है ना, द प्रोसेस बाय विच द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। सब्लिमेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को अलग करने में काम आता है। अब देखो जो इसके लिए क्या करते हैं, टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड प्लेस वायर गेज ऑन इट। हमने क्या किया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, इसके ऊपर वायर गेज लिया। ये वायर गेज क्या होता है यार, कुछ नहीं, इस तरीके का एक स्क्वायर, इसमें वायर्स लगे रहते हैं इस तरीके से, और इसमें गैप्स रहते हैं, जाली जिसमें से इसके रखा हमने, उसके ऊपर हमने क्या रखा, प्लेस अ चाइना डिश, हमने चाइना डिश रखा इसके ऊपर, चिन्नी मिट्टी जिसे कहते हैं, चाइना डिश ऑन द वायर गेज, द मिक्सचर मस्ट बी टेकन इट इन द चाइना। अब जो चाइना डिश में हमने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर रख दिया, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर रख दिया। नाउ इट मस्ट बी कवर्ड विथ अ ग्लास फनल, हमने एक ग्लास फनल लिया और उससे ढक दिया, है ना, प्लास्टिक का फनल लेंगे तो पिघल जाएगा, इसलिए ग्लास का फनल लिया हमने, रख दिया, और इन द इन्वर्टेड पोजीशन, उल्टा करके रख देना है उसके ऊपर। नाउ द अपर एंड ऑफ द फनल मस्ट बी क्लोज्ड विद द कॉटन प्लग, हमने क्या किया, कॉटन प्लग से ऊपर के वाले जो पार्ट है उसको क्लोज्ड कर दिया। क्लोज्ड नहीं करेंगे तो सारा अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा, कुछ पता ही नहीं, अलग फिर हमको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा ही नहीं। हमने इसको ढक दिया कॉटन प्लग से ताकि अमोनियम क्लोराइड हमारा यहीं पे मिल जाए। नाउ स्विच ऑन द बंसन बर्नर, ये जो हमारा बर्नर है इसको बंसन बर्नर बोला जाता है, ठीक है, बंसन बर्नर। ये सब अगर केमिस्ट्री लग जाओगे ना तो आप स्कूल में आपके बोलना यार अपने केमिस्ट्री वाले सर को कि यार स्कूल ले जाओ, है ना, साले फालतू में लैब बना के रखे हैं, ले जाना हो जाना है नहीं, पैसा लेते हैं जम के, तो यार बोलो टीचर को यार, अब तो लॉकडाउन चल रहा है यार, अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब जरूर बोलना कि सर पढ़ाई लिखाई बाद में, हमें तो एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि काम एक्सपेरिमेंट ही आते हैं, पढ़ाई लिखाई घंटा काम नहीं आएगा, है ना, तो थोड़ा टीचर पे फोर्स डालना, ठीक है। चलो, स्विच ऑन द बंसन बर्नर को हमने ऑन किया ना, एज अ मिक्सचर इज हीटेड, जैसे जैसे मिक्सचर हीट होगा अमोनियम क्लोराइड गेट रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस। अमोनियम क्लोराइड जो है ना, वो हीट होने से क्या होता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस स्टेट में। ना अमोनियम क्लोराइड उड़ के क्या होगा, नीचे का पार्ट बहुत गर्म है, नीचे का पार्ट बहुत गर्म है, वो उड़ के ऊपर आने लगेगा अमोनियम क्लोराइड, और जैसे जैसे ये ऊपर आएगा वो ठंडा हो, क्योंकि ऊपर में तो हीट नहीं है ना, ठंडा होता जाएगा, और ठंडा होने की वजह से देखो जो सॉलिड था हमने हीट किया तो डायरेक्ट गैस में हो गया, इस प्रोसेस को ही सब्लिमेशन कहते हैं। और फिर जैसे मैंने गैस को ठंडा किया तो वो डायरेक्ट सॉलिड बन गया, जैसे जैसे ऊपर आएगा वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने से क्या होगा, ये जो आपका फनल है, फनल के बाउंड्रीज पे क्या होगा, सॉलिड फॉर्म होकर चिपक जाएगा। देखो ये सॉलिड के इसके बाउंड्रीज पे इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड जो होगा बाउंड्रीज पे ठंडा होकर इस तरीके से फनल के बाउंड्री पे चिपकता जाएगा, है ना, एंड गेट कलेक्टेड इन द फनल वेयर एज द सॉल्ट रिमेन इन द डिश, और जो सॉल्ट है वो यहीं रह जाएगा, आपके चाइना डिश में सॉल्ट बचा रह जाएगा, और फनल के टॉप पार्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई होने लगेगा। इस तरीके से आपने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को बड़े आसानी से विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस आपने अलग कर लिया। बाय दिस वे अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड सेपरेटेड। ठीक है भैया, इसको बड़े अच्छे से रखना, एग्जाम में आएगा ना तो डायग्राम बनाना होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस लिखना होगा, एंड ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस तरह टेक ये बीकर ऐसे करके लिखना होगा आपको, है ना, तब जाके कहीं पे आपको 5 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, ओके, इज द डाई इन द ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। ओके, ब्लैक कलर की आप पेन की इंक लो, है ना, क्या वो जो ब्लैक कलर की जो इंक है, क्या वो सिर्फ वो जो ब्लैक इंक से ही, मतलब ब्लैक कलर से ही बना हुआ है। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इंक हमारा कैसे बनता है, इंक हमारा कैसे बनता है, मैंने आपको शुरू में बताया था। जो इंक होता है बच्चा लोग, इंक के अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है और साथ में कलर्ड कंपोनेंट डाई होता है। अब ये जो डाई है, मान लो ब्लैक कलर की पूछ रहा है, तो ये जो ब्लैक कलर का जो डाई है, क्या वो सिर्फ ब्लैक कलर से बना हुआ है और कोई कलर उसके अंदर नहीं है, बताओ भाई। तो इसको, ऐसी चीजों को पता करने के लिए अपन एक प्रोसेस करते हैं, है ना। ब्लैक कलर जो है ना, काफी सारे अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर, रेड से, ऑरेंज से, व्हाइट से, ठीक है, ब्लू से, इतने और भी कलर से मिलकर हमारा बनता है ब्लैक कलर। इन कलर्स को मिलाते हैं तब जाके बनता है हमारा ब्लैक कलर,
है ना। तो मैं देखना चाहता हूं कि ब्लैक कलर कितने कलर से मिलके बना है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हो बच्चा लोग। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपका ब्लैक कलर या कोई भी कलर कितने कलर से मिलकर बना है या कौन कौन से कलर से मिलकर बना है, आप एक ये प्रोसेस है क्रोमोटोग्राफी प्रोसेस, इस प्रोसेस की हेल्प से आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। ठीक है, अब सर ये क्रोमोटोग्राफी प्रोसेस क्या होता है और इसको किस तरीके से अपन इसके ब्लैक कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, किस तरीके से, जरा ये बताइए। जी बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो यार, नो, द डाई इन अ ब्लैक इंक इज नॉट अ सिंगल कलर, वो सिंगल कलर से नहीं बना है। वी कैन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमोटोग्राफी। एक प्रोसेस करूंगा, उसकी हेल्प से मैं बताऊंगा कि जो ब्लैक कलर है सिर्फ एक कलर नहीं, वो बहुत सारे अलग अलग कलर से मिलके बना हुआ है। इन दिस प्रोसेस द सॉल्यूशन आर सेपरेटेड ऑफ द कलर्ड सब्सटेंस। इट इज मोस्टली यूज्ड इन द फॉरेंसिक लैब्स वगैरह में हम यूज करते हैं। जो फॉरेंसिक डॉक्टर सीआईडी देखते हो, सीआईडी में डॉक्टर सालुके जो हैं वो यही सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, है ना। वो कलर्स की बात करें तो करें या कुछ और भी आप देखोगे, पिगमेंट्स को अलग करना, है ना, इस तरीके से ब्लड में से ड्रग्स को अलग करना, ये सब प्रोसेस है क्रोमोटोग्राफी की हेल्प से। आपने कभी लाइफ में, जिंदगी में कभी भी अगर आपने ड्रग्स लिया होगा ना, तो आपका ब्लड से क्रोमोटोग्राफी प्रोसेस से मैं बता दूंगा यार आपने कभी ना कभी ड्रग्स लिया था। और ड्रग्स की कार्बन डेटिंग करके मैं ये भी बता दूंगा कि आप कब लिए थे, आज लिए थे, कल लिए थे या कितने साल पहले रखे थे। यार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, समझ लो, मज़ा आता है डिपार्टमेंट में। अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो ना यार तो ज़रूर जाना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, है ना। तो चलिए देखते हैं। Now it is used to separate small amount of product only, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है। When the strip of black ink dye is put in the chromatography tool, the different color of dyes can be seen on the strip। चलिए आइए दिखाते हैं। देखो क्या हुआ, करना क्या, अपने घर में क्या करना है, एक वाइट कलर का ग्लास लेना। आपके घर में वाइट कलर का ग्लास जरूर होगा। उसमें क्या करना है, इस लेवल, बहुत थोड़ा सा ना, इतना पानी डालना, है ना, इस लेवल में पानी डालना, है ना, इस लेवल में आप पानी डालना। और फिर क्या करना, इस तरीके से एक पेपर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल पेपर नहीं, टिश्यू पेपर या थोड़ा सा हार्ड पेपर जो पानी को सोख सके। आपके अगर आप रफ पेपर वगैरह खरीदते हो ना, क्लासमेट वगैरह या फिर इन सब की कॉपी में यार उतना अच्छे से नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनकी पेपर में थोड़ी सी फाइबर मटेरियल्स होते हैं ना, ठोस, उसमें नहीं हो पाएगा। कोई पानी अच्छे से सूखने वाला, लाइक आपका रफ पेपर जो आता है ना, सस्ती कॉपियाँ मिलती हैं, उनके पेपर्स को आप यूज़ कर सकते हो। या फिर वाइट पेपर भी आप यूज़ कर पाओगे, फोटोकॉपी वाला है, लेकिन उससे उतना अच्छा नहीं आएगा, बट आ जाएगा। उसको इस तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगल स्ट्रिप में कट करना और उसके एंड पे इंक का एक, अपने पेन ब्लैक कलर का इंक निकालना और एक स्पॉट लगा देना, उस पर एक डॉट, एक बूंद पेपर के एंड में ब्लैक कलर का इंक लगा देना। ठीक है, लगाने के बाद क्या करना है, आपको अपनी वो स्ट्रिप को एक पीस वुड में या फिर किसी भी चीज़ में इस तरीके से पिंच करके आपको डाल देना है। लेकिन कोशिश करना है जो आपका जो ड्रॉप आपने बनाया वो पूरा ड्रॉप नहीं, पानी ये नहीं कि पानी यहाँ तक डाल दे, यहाँ तक पानी आपको नहीं डालना है, दिक्कत हो जाएगा। आपको पानी कहाँ तक डालना है, मान लीजिए ये आपका ड्रॉप ये है, तो आपको पानी इतना ही, ड्रॉप के हाफ तक ही पानी डालना है, इस लेवल का पानी डालना है। तो देखो हमने इस लेवल में यहाँ तक पानी डाला, ड्रॉप देखो थोड़ा सा दिख रहा है, इस लेवल में हमने पानी डाल के आपको थोड़ी देर छोड़ देना है। तो कुछ देर बाद देखोगे कि जो ब्लैक कलर, अब क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा। पेपर में पानी सूख रहा है, यानी पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, पेपर में पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे देखोगे पूरा का पूरा आपका पेपर गीला हो जाएगा, है ना। अब जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ जाता है, इसको ही कहते हैं कैपिलरी एक्शन। पानी ग्रेविटी के अपोज में जा रहा है, यानी कैपिलरी एक्शन। पेड़ पौधे जो होते हैं, जाइलम टिश्यू होता है उनके पास, वो ऐसे ही करता है, पानी नीचे से ऊपर की ओर भेजता है, उसको अपन कैपिलरी ट्यूब एक्शन कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो जैसे अब देखो पानी जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, इस ब्लैक कलर में जो जो इंक होंगे, अलग कलर कंपोनेंट्स होंगे, इस तरीके से देखो अलग अलग हो जाएंगे। देखो ये देखो पर्पल, ब्लू, फिर थोड़ा सा ऑरेंज, रेड और टॉप में येलो, इस तरीके से सारे कलर्स इस तरीके से अलग होते, जैसे अलग होते जाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रोमोटोग्राफी। तो आपको पता चल गया ब्लैक कलर में कितने सारे कलर है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, ब्लू है, पर्पल है, इतने सारे कलर हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है यार, ये कैसे अलग हो, अब देखो हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है ना। तो अब और उसकी फ्लोएबिलिटी भी उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होती है कि वो कितना फ्लो करेगा,
कितनी, तो जैसे पानी ऊपर जाएगा, मान लो जो पिंक कलर है वो ज़्यादा फ्लोट नहीं, वो यहीं तक फ्लोट कर पाएगा, तो वो यहाँ पे रुक गया। फिर अब जो उसके अंदर ब्लू कलर की फ्लोएबिलिटी होगी वो थोड़ी सी और ऊपर होगी, तो ऊपर तक ब्लू आ गया। ऑरेंज की फ्लोएबिलिटी थोड़ी और ऊपर होगी तो ऊपर आ जाएगा, पिंक की थोड़ी सी और ऊपर होगी, और येलो की थोड़ी सी और ऊपर होगी। इस तरीके से कलर क्या होगा, अलग अलग होता जाएगा और आपको इस तरीके से दिख जाएंगे कंपोनेंट्स। यही है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। इसका एप्लीकेशन डाई से कलर को निकालने में, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर से पिगमेंट्स को अलग अलग करना, और ब्लड से ड्रग्स को अलग करने में काम आता है। ठीक है, सो यार आई होप आपका ये भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, अगला है, अगला प्रोसेस देखो ध्यान से, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। देखो हमने पहले पढ़ा था इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग, इमिसिबल ऐसे लिक्विड जो मिलते नहीं है, बट मिसिबल लिक्विड, अगर दो लिक्विड आपस में यूनिफॉर्मली मिल जाएं तब कैसे अलग करोगे भैया, तब कैसे अलग करोगे। तो उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। बहुत अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। और ये डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे। दो लिक्विड जो आपने डाला, मिलाया है, 100% उन दोनों लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी अलग होगा। कोई बहुत जल्दी गर्म होके उड़ जाएगा, कोई किसी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए भाप बनने के लिए, है ना, किसी को कम टेम्परेचर चाहिए वेपर बनने के लिए। तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है दोनों लिक्विड के, इसी की हेल्प से अपन अलग कर पाएंगे। तो देखो यार, एक फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये है सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय, ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब हमने क्या किया, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, इस तरीके का फ्लास्क होता है शीशे का। हमने क्या किया, दो मिक्सचर इसमें डाल दिया, मैंने दारू और पानी। चलो ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अपने घर में कभी तो पापा या अंकल या मामा लोग कमीना होता है ना, सबके नहीं कुछ के, या भैया या कोई चाचा या कोई नाना, आप जरूर देखोगे वो क्या करते हैं, पैक बनाते हैं मस्त। क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा सा दारू डालते हैं और गटाक मार जाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है ना, बहुत खतरनाक, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या किए, अब बोलना दादा, जब वो थोड़ा टून हो जाए तो बोलना, दादाजी थोड़ा सा काम करो ना, लाओ मैं आपको दारू और पानी अलग करके बताऊँ। दादा बोलेंगे, अरे हाँ ऐसा थोड़ी ना होगा, अरे दादा लाओ ना यार, अपन केमिस्ट्री टीचर है यार, केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं अभी, लाओ अलग कर दें। तो इसको दारू में से पानी को अलग करने का क्या प्रोसेस है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क लो, उसमें डाल दो ये मिक्सचर जो है, दारू और अल्कोहल, दारू बार बार बोल रहा हूँ मैं, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसको हीट करूँगा, हीट करने से क्या होगा, अब जो अल्कोहल है, देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, अल्कोहल उड़ जाएगा। और वहीं हम वाटर की बात करें, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर जो है वो बाद में उड़ेगा, पहले क्या उड़ जाएगा इसमें से, अल्कोहल, क्योंकि टेम्परेचर 0 आता है, फिर 10 डिग्री होता है, फिर 20 डिग्री, फिर 50 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर 80 डिग्री, देन 100 डिग्री। टेम्परेचर इस तरीके से इंक्रीज करता है। तो ये बताओ, तो ये 78 डिग्री पे है, तो पहले अल्कोहल उड़ेगा, अल्कोहल पहले हीट होगा, तो अल्कोहल जल्दी से उड़ जाएगा। जब तक ये 100 पे पहुंचेगा उससे पहले ही अल्कोहल पूरा का पूरा उड़ गया होगा, है ना। तो जैसे मैंने हीट किया 78 डिग्री सेल्सियस, जैसे ये गर्म हुआ, जितना भी इसके अंदर के अल्कोहल है सब उड़ के क्या होगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, हमने थर्मामीटर लगा के रखा है, हम देख रहे हैं टेम्परेचर, जैसे देखा 78, जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस हुआ हम अपने इसको बंद कर दें, क्योंकि 78 पे ही सारा अल्कोहल उड़ गया होगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ हमने बर्नर को बंद कर दिया। अब ये जो अल्कोहल का जो गैस है, ये गैस उड़कर यहाँ पे होल है, इस होल से हमारा आ जाएगा इस कंडेंसर में। कंडेंसर का काम क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को अपन कंडेंसिंग प्रोसेस, कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। अगर कोई डिवाइस हो जो कंडेंसेशन की काम कर रहा हो, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हो, ऐसे डिवाइस को कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। तो जब वो गर्म गैस इस कंडेंसर से जाएगा तो गैस जो है ठंडा होकर वो लिक्विड में बदल जाएगा और वो इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्या, कौन सी गैस निकल रही थी 78 डिग्री सेल्सियस पे, अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल इकट्ठा हो गया और जो पानी है वह यहीं रह जाएगा। तो ये अपन इस तरीके से पानी और अल्कोहल को बड़ी आसानी से डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो यही चीज अब उसमें लिखा है, अल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल लिक्विड है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस।
सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड वाटर आर डिफरेंट होने की वजह से अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। सो द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज हीटेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क filled with the fractioning column हमने यूज किया like this. When the mixture is heated, both alcohol and water form vapor as their boiling point approach. जैसे जैसे वो अपने वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा और अल्कोहल 78 तक पहुंचेगा, वो वेपोराइज होने लगेगा. Now the alcohol vapors and water vapor rise up in the fractioning column. The upper part of the fractioning column is cooler. ऊपर वाला पार्ट जो ठंडा होता है. So as the hot vapor is rise up in the column, they get cooled, condense and trickle back into the distillation flask. में वापस इस तरीके से आपका यहाँ पे आने लगेगा, है ना. तो अपन क्या करते हैं, इस तरीके से अलग कर पाते हैं. तो अपन ने कंडेंसर लगा के अलग कर लिया. अब थोड़ा सा कंडेंसर को समझ लेते हैं यार. बहुत बच्चों को इसका फंक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा यार. ये सर ये कंडेंसर करता कैसे है काम, है ना. आओ बच्चा लोग, मैं ये भी बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा यार. रुक तो जाओ. मैंने एक फ्लास्क लिया, इसमें होल है, इसको मैंने ऊपर से पैक कर दिया. इसके अंदर है हमारा क्या है भाई, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है. अब हमने हीट किया तो 78 डिग्री सेल्सियस पे जो अल्कोहल है वो वेपर फॉर्म में आ गया. तो अल्कोहल जो है वो उड़ के ऊपर की तरफ आ रहा है और फिर वो इसकी तरह, ये इस होल की वजह से ये जा रहा है कहाँ, कंडेंसर में. यहाँ पे हमने कंडेंसर अटैच किया. कंडेंसर किस तरीके का होता है, देखो यार मैं कंडेंसर एक यहीं पे अलग से बना के बता रहा हूँ, है ना. कंडेंसर कुछ इस तरीके का होता है. ये इस तरह का कंडेंसर होता है ना. यहाँ से लिक्विड जो है अंदर जाता है. यहाँ पे जो कोल्ड वाटर की हेल्प से हम ठंडा करते हैं. कोल्ड वाटर जो है यहाँ से अंदर की ओर जाता है, कोल्ड वाटर इन. अब जब अंदर की ओर जाता है इसमें ट्यूब. अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है आपका अल्कोहल है वो गैस स्टेट में है ना. और उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे गैस अल्कोहल ठंडा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इधर अल्कोहल इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है. अब ये जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी क्या होता है, इसके आसपास इस तरीके से रोटेट करते हुए भर के यहाँ पे रहता है आउट. यहाँ से यहाँ पे वाटर आउट. यहाँ पे अब ये जो गैस जो है वो गर्म होता है. ये ठंडा पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि जो गैस की टेम्परेचर हीट है वो कोल्ड वाटर अपने अंदर ले, गैस ठंडा हो जाए, उसकी वजह से वो पानी में, लिक्विड में कन्वर्ट होकर बाहर हो जाएगा. और जो पानी क्या होगा, यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो हॉट वाटर होगा, क्योंकि उसने पूरा का पूरा गैस से हीट ले लिया. तो हॉट वाटर आउट, यहाँ से गर्म पानी, उस पानी को फिर फेंक दो, फिर नया पानी डालो और इस पार्ट को यहाँ पे अटैच कर दो. तो अब ये जो गैस आएगा, यहाँ पे जो गैस आएगा कंडेंसर में जाएगा, इसी को कहते हैं कंडेंसर. और पानी की हेल्प से वो ठंडा होगा और यहाँ पे अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो यार ये चीज़ तो घर में बना के देखो यार, इसका बड़ा डिमांड है मार्केट में इस चीज़ का, है ना. चलिए, तो आई होप आपको मिसिबल लिक्विड को भी अलग करना समझ में आ गया होगा बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है. नाउ अगला प्रोसेस है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. एयर से अलग अलग गैसेस को हम कैसे अलग करें, ठीक है. यार आजकल कोरोना में बहुत ज़्यादा लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रहा है. ऑक्सीजन कंटेनर की बड़ी कमी आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी. बहुतों लोग ने बहुत नए नए मेथड ट्राई किए ऑक्सीजन बनाने का, और कितने सारे पावर प्लांट्स बैठाए गए हैं ऑक्सीजन के. हर स्टेट में कोशिश किया गया है कम से कम 5 से 6 ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, जिससे अपन कोरोना के टाइम पे या ऐसी कोई भी महामारी फ्यूचर में आए तो अपन ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करा सकें, है ना. तो देखो यार, एयर जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है. होमोजेनियस मिक्सचर यानी एयर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से एयर में अच्छी तरीके से मिक्स रहते हैं, ठीक है. कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अपन कर सकते हैं, ठीक है. अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है ये थोड़ा सा अलग है. इसके लिए क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं. इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. क्योंकि हमें पता है ना हमारे एयर में ऑक्सीजन तो है,
तो मुझे अगर ऑक्सीजन निकालना है एयर में से, तो मुझे क्या करना होगा, एयर में से बाकी जितने भी गैसेस हैं उन सबको हम निकाल दें तो क्या बचेगा, लास्ट में ऑक्सीजन ही बचेगा। सारे गैसेस एयर में से निकाल दूं तो लास्ट में ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन को छोड़ के, है ना। सो तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक इस तरीके की मशीन रहती है, एक मशीन रहती है जिसमें पिस्टन रहता है, आपकी बाइक में पिस्टन रहता है, वो पिस्टन अप डाउन करता है। उसकी वजह से क्या होता है, एयर अंदर बाहर, एयर जो होता है वो अंदर की ओर आता है। पंप लगा दिए तो एयर अंदर आया, है ना, फिल्टर से छन के, फिल्टर से देखो ये फिल्टर से छन के एयर आया, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेसर। ये कॉम्प्रेसर मशीन है। कॉम्प्रेसर क्या करता है, एयर को कॉम्प्रेस करता है, एयर का प्रेशर बढ़ना। अब देखो जो प्रेशर जब बढ़ाएगा तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी उसका बढ़ता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो एयर क्या होता है, गर्म हो जाता है। एयर अंडर प्रेशर, कंप्रेसर क्या करता है, एयर को दबा दबा के प्रेशराइज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद हॉट एयर जो है वो आता है हीट एक्सचेंजर में। ये जो दिख रहा है आपको हीट, जैसे अपन ने कंडेंसर बनाया था ना, पानी डाल रहे थे, उसी तरीके से देखो कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है, इस ट्यूब में कोल्ड वाटर घूमते हुए यहाँ से गर्म होके बाहर निकल रहा है। और ये जो एयर है इस चैम्बर में, अभी जो गर्म हवा है इस हीट एक्सचेंजर की हेल्प से ठंडा हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ कोल्ड कॉम्प्रेस्ड गैस बाहर निकलता है। अब हम क्या करते हैं, एक सेपरेटर रहता है, इस सेपरेटर की हेल्प से जो कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एयर आ रहा है उसको क्या करते हैं, सेपरेटर की हेल्प से उसमें से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल, सेपरेटर क्या करता है, उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकल जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है वो ड्राई आइस के फॉर्म में, छोटे छोटे आइस के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब यहाँ से क्या हुआ, एयर में से CO2 निकल गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो उसके बाद जो भी चीजें एयर में बचा वो आगे गया। आगे में अपन एक एक्सपेंशन यूज करते हैं। एक्सपेंशन क्या होता है, इस तरीके का रहता है जिसकी एरिया इधर से ज़्यादा होती है, एरिया इज मोर, और इधर एरिया कम रहता है। अब जब इसके अंदर एयर जाता है ना, फिर एयर क्या होता है, एरिया कम होने की वजह से एयर प्रेशराइज्ड होता है एक तरीके से, वो एक्सपेंशन चालू होता है, एयर का एक्सपेंशन चालू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है। एक्सपेंशन की वजह, एयर का एक्सपेंशन की वजह से उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है। देखो इसके पीछे का ये जो एक्सपेंशन है ना, ये रेफ्रिजरेटर्स AC वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके पीछे का हायर डिग्री में जब पढ़ोगे ना, 11th-12th में भी नहीं, और हायर डिग्री में पढ़ोगे तब बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। बस इतना समझ लो, जब भी किसी भी चीज़ का, किसी भी गैस का एक्सपेंडिंग करते हैं तो उसकी टेम्परेचर कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, नॉट प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसकी, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती है ना। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इसका। आप देखो घर में कभी पाइप, नल में पाइप लगा लो, पाइप को फिर इधर इस तरीके से पेड़ पौधे को जो आप सिंचाई करते हो तो वो पानी बहुत धीरे धीरे आता है। फिर पाइप के एंड को जब आप अपने थंब से दबाते हो तो उसकी प्रेशर अचानक से बढ़ जाती है। आप कहते हो कि यार प्रेशर बढ़ गया पानी का, बट दिस इज रियली प्रेशर। वो प्रेशर नहीं होता बच्चा, एरिया कम करने से आप लिक्विड के साथ काम कर रहे हो, सॉलिड पे काम, सॉलिड के साथ कुछ चीजें कम, सॉलिड पे फोर्स लगाने से प्रेशर चेंज होता है, लिक्विड पे फोर्स लगाने से अपन लिक्विड में बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो जब आप फोर्स लगाए अपने पानी के आगे तो उसकी प्रेशर नहीं, उसकी पानी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई। क्यों? एरिया कम होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से पानी की वेलोसिटी बढ़ती है, तो पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, ठीक है। ये बर्नौलीज थ्योरम है, आई होप आप 11th-12th में इस चीज को पढ़ोगे ही, है ना। तो यार इस तरीके से टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, एक और हम सेपरेटर यूज करते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो हवा, उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की ओर आने लगता है। तो नाइट्रोजन और आर्गन को हम ऊपर आता है तो उसको निकाल लेते हैं और नीचे रह जाता है हमारा लिक्विड ऑक्सीजन, जिसको अपन एक अलग से कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग गैसेस को अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग सेपरेटर की हेल्प से चेंज करते जाते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आखिरी प्रोसेस है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर सल्फेट को आप कैसे अलग कर सकते हो, है ना। तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड की हेल्प से, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ कैसे क्रिस्टलाइजेशन हेल्प से, इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is process that separate a pure solid in the form of crystal from the solution. उसके लिए क्या करते हैं आप, जो नमक कहाँ से आता है, आप ओशियन का पानी लो, ओशियन को पानी को हीट करो,
तो ओशियन के पानी में नमक होता है हमें पता है, तो उसमें जितना भी वाटर है वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, और क्रिस्टल्स कुछ जब वाटर खत्म हो जाए कुछ क्रिस्टल्स नीचे आपको दिखेंगे, दैट इज द क्रिस्टल जो है वो आपका सॉल्ट है ना, और फिर क्रिस्टल वही क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट, ये एक तरीका है। एक और एग्जांपल लिख लो, वाटर प्योरीफिकेशन भी ऐसे ही करते हैं। वाटर को प्योरीफाई कैसे करते हैं, देखो देखो वाटर जो होता है रिजर्वायर से, ओशियन वाटर को अपन किस तरीके से पीने वाला पानी बनाते हैं, ये भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। अब देखो जो हमारा पानी आया, गंदा पानी है, उसको मैंने एक सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, फिर लोडिंग टैंक में डाला, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बैठ जाते हैं और फिर पानी जो है ऊपर आता है। उसमें और भी कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो भी इधर रह जाते हैं और पानी फिर थोड़ा आगे, पानी थोड़ा और प्योर हो जाता है। फिर हम एक फिल्टरेशन टैंक में डालते हैं जिसमें हमारा चारकोल, सैंड और छोटे छोटे ग्रेनल्स, मार्वल्स रहते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, उससे पानी छनता है, तो छनने के बाद पानी और प्योरीफाई हो जाता है। तो पानी तो प्योरीफाई हो गया यहाँ पे, बट उसके अंदर अभी भी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए अपन क्लोरीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें बैक्टीरिया सारे के सारे मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पानी को अपन घर में एज ए पीने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का ही पार्ट, है ना। सो यार आज के लिए बस इतना ही, आज सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसके आने वाले नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।